नमस्कार दोस्तों। ऐसे कई अवसर होते हैं जब आप अपनी संपत्ति या आय को इस उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि आपको लगने वाले टैक्स में कमी हो सके। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आय के इस ट्रांसफर पर इनकम टैक्स एक्ट के क्लबिंग प्रोविजन लागू हो सकते हैं और कुछ अपवाद को छोड़कर ट्रांसफर किए गए इनकम पर आपको ही टैक्स देना पड़ सकता है। इस वीडियो में आज हम क्लबिंग ऑफ इनकम पर चर्चा करेंगे। अतः कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले जानते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है। जब किसी दूसरे व्यक्ति की आय आपकी आय में मिला दी जाती है और उस आय पर टैक्स आपको ही देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को आय का क्लबिंग कहा जाता है। आपकी आय में शामिल इस आय को डीम्ड इनकम कहा जाता है। आय के क्लबिंग का यह प्रावधान केवल व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, यह नियम फर्म, HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी आदि पर लागू नहीं होते हैं। अब बतलाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के किन किन सेक्शंस में क्लबिंग के किस ट्रांजैक्शन की चर्चा है। तो सेक्शन 60 में ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 61 में रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेक्शन 64 के 3 भाग में क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउसेस, सेक्शन 64(1) के 2 भाग में क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ सन्स वाइफ, सेक्शन 64 अंडर ब्रैकेट 1A में क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड्स और सेक्शन 64 अंडर ब्रैकेट 2 में क्लबिंग ऑफ इनकम एंड HUF के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए बारी बारी से इन सारे को समझते हैं। सबसे पहले बात सेक्शन 60 की करते हैं, जो वैसी स्थिति की बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की स्थिति में क्या होगा। जब एक व्यक्ति किसी संपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना आय को स्थानांतरित करता है, जिससे कुछ आय अर्जित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह आय संपत्ति हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति का ही कहलाएगा और उसी को टैक्स देना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, श्री मनोज कुमार का पटना में एक घर है और उस घर से वे प्रति माह 20,000 रुपए का किराया प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन टैक्स बचाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने किराएदार से पत्नी के बैंक खाते में किराए का भुगतान भेजने को कहा। इस मामले में हालांकि आय पत्नी के खाते में प्राप्त हुई है, परंतु यह आय श्री मनोज का ही कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने घर के स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना ही आय के स्रोत को स्थानांतरित कर दिया था। इस स्लाइड में रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की स्थिति के बारे में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करता है और हस्तांतरण के डॉक्यूमेंट में यह क्लाउज जोड़ देता है कि वह भविष्य में किसी भी समय संपत्ति का स्वामित्व वापस ले लेगा, तो ऐसी स्थिति को प्रतिसंहरणीय स्थानांतरण या रिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। आय के क्लबिंग के प्रावधानों के अनुसार जब संपत्ति का प्रतिसंहरणीय हस्तांतरण या रिवोकेबल ट्रांसफर किया जाता है, तो उस संपत्ति से कोई भी आय हस्तांतरणकर्ता का ही आय कहलाएगा और उन्हें ही टैक्स देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, मुकेश ने अपना घर सुरेश को हस्तांतरित कर दिया। समझौते में यह शर्त डाला गया कि वह संपत्ति 2 साल बाद पुनः मुकेश को वापस स्थानांतरित कर दी जाएगी। अतः नियमानुसार सुरेश को ऐसे घर से 2 वर्ष के दौरान होने वाली कोई भी आय मुकेश का ही आय का हिस्सा माना जाएगा और उस आय पर नियमानुसार मुकेश को ही टैक्स देना पड़ेगा।
अब पति या पत्नी के आय के क्लबिंग के बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से टैक्स बचाने के लिए कोई व्यक्ति अपने आय को अपनी पत्नी या पति को ट्रांसफर कर देता है, जो नियमानुसार गलत है। ऐसे स्थानांतरणों को विनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। कुछ परिस्थितियां नीचे दी गई हैं। आपका जीवन साथी किसी ऐसे प्रतिष्ठान या संस्थान में काम करता है जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझते हैं कि क्या है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(32) के अनुसार एक कंपनी में के संबंध में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो कंपनी का लाभकारी मालिक है और उसका कंपनी में कम से कम 20% वोटिंग राइट या फिर कम से कम 20% प्रॉफिट का हिस्सेदार। तो इस केस में जो हम ऊपर बताए हैं कि आपका जीवन साथी किसी ऐसे प्रतिष्ठान या संस्थान में काम करता है जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इस केस में दो स्थिति हो सकती है। एक पहला है, आपका साथी अपने पेशेवर या तकनीकी योग्यता के कारण कार्यरत है उस कार्यालय में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आय की क्लबिंग का प्रावधान लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, वह पारिश्रमिक केवल आपके जीवन साथी के हाथों में ही कर योग्य होगा। उदाहरण के लिए, आप एक फर्म में पार्टनर हैं और फर्म के लाभ में 30% हिस्सेदारी के हकदार हैं। आपकी पत्नी महाप्रबंधक के रूप में उसी फर्म में कार्यरत हैं और उन्हें 1 लाख रुपया प्रति माह मिलते हैं। उनकी पेशेवर क्षमता के कारण ऐसी आय को आपके आय के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा, ऐसी कोई पेशेवर तथा तकनीकी योग्यता आपके जीवन साथी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी संस्था या संस्था से आपके पति या पत्नी के द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक को केवल आपके आय में जोड़ा जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। अब समझते हैं वैसी स्थिति को जब आप और आपके पति या पत्नी को किसी संस्थान से पारिश्रमिक प्राप्त होता है और दोनों की उस संस्था में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ऐसे मामले में दोनों के पारिश्रमिक को उस पति या पत्नी के हाथ में जोड़ दिया जाएगा जिसकी आय ऐसे पारिश्रमिक को छोड़कर अधिक है। हालांकि सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार यदि दोनों पति पत्नी अपनी पेशेवर क्षमता के कारण पारिश्रमिक अर्जित कर रहे हैं तो क्लबिंग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके बाद यदि आप अपनी पत्नी को कोई संपत्ति हस्तांतरित किए हैं परंतु इसके बदले कुछ भी मूल्य नहीं लिए हैं तो इसके बारे में नियम जानते हैं। प्रायः ऐसी स्थिति आती है जब एक व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर आय अर्जित करने वाली संपत्ति का हस्तांतरण करता है। इस मामले में ऐसी संपत्ति से होने वाली आय उस व्यक्ति की ही मानी जाएगी जिन्होंने उस संपत्ति का हस्तांतरण किया है। वैसे क्लबिंग का यह प्रावधान निम्नलिखित मामले में लागू नहीं होता है। संपत्ति का उचित मूल्य चुकाने के उपरांत स्थानांतरित किया गया हो, या तलाक की शर्त के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण संपत्ति हुआ है, या इसे शादी से पहले ही हस्तांतरित कर दिया गया था। इस स्थिति में अब हम जानते हैं कि ट्रांसफर की गई उपहार की प्रकृति ट्रांसफरी के द्वारा चेंज कर दी जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार हस्तांतरित करता है जो हस्तांतरण से पहले कर योग्य नहीं था। बाद में उपहार प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस उपहार से आय प्राप्त करना शुरू कर देता है।
ऐसे सभी मामले में जहां संपत्ति की प्रकृति को पति या पत्नी के द्वारा बदल दिया जाता है तो उस पर आयकर की धारा 64 अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट 4 लागू होगी और उपहार हस्तांतरण करने वाले को ही टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। श्री ठाकुर ने अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए उपहार में दिए। पत्नी इस राशि को फिक्स डिपॉजिट में निवेश करती है और उस पर ब्याज अर्जित करना शुरू कर देती है। क्या ब्याज से यह आय श्री ठाकुर के आय में कर योग्य होगी? चूंकि किसी रिश्तेदार को 5 लाख रुपए का उपहार दिया गया है तो यह कर योग्य नहीं होगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पर अर्जित आय धारा 64 अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट 4 के प्रावधानों के अनुसार श्री ठाकुर के हाथों में कर योग्य होगा, क्योंकि श्री ठाकुर की पत्नी ने उपहार की प्रकृति को बदल दिया है। इसके बाद बेटे की पत्नी या बहू के इनकम की क्लबिंग को समझते हैं। यदि आप अपनी बहू को अपना आय हस्तांतरण करते हैं तो इसमें भी क्लबिंग के नियम लागू होंगे। बिना किसी उचित मूल्य के आपकी बहू को आपके द्वारा संपत्ति हस्तांतरित की गई है तो उस संपत्ति से होने वाली कोई भी आय आपके ही हाथ में कर योग्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप अपने बहू को 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरण करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज बहू का नहीं बल्कि आपका आय कहलाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब माइनर बच्चे अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को के इनकम पर लगने वाले क्लबिंग के बारे में जानते हैं। अवयस्क बच्चे द्वारा अर्जित कोई भी आय उसके माता पिता में से किसी एक के आय में जोड़ दी जाती है, जिसकी आय नाबालिग बच्चे की आय को छोड़कर अधिक होती है। मतलब माता पिता दोनों में से जिसकी भी आय अधिक होगी उनके इनकम में अवयस्क बच्चे के इनकम को जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए नाबालिग बच्चे के नाम पर ली गई फिक्स डिपॉजिट और उनसे अर्जित आय को सबसे अधिक कमाई करने वाले माता पिता की आय के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि आयकर प्रावधानों के अनुसार कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनमें आयकर प्रावधानों की क्लबिंग लागू नहीं होगी। जब अवयस्क बच्चा धारा 80U में वर्णित किसी विकलांगता से पीड़ित हो, या जब नाबालिग बच्चे के द्वारा शारीरिक श्रम के द्वारा आय अर्जित की जाती है, या नाबालिग बच्चे द्वारा अपने कौशल, प्रतिभा, ज्ञान आदि के माध्यम से आय अर्जित किया जाता है, जैसे टीवी शो में जीते गए रुपए। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक नाबालिग बच्चे के माध्यम से माता पिता को अर्जित आय पर धारा 10 अंडर ब्रैकेट 32 के तहत 1500 रुपए की छूट प्रदान की जाती है। और अंत में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम ट्रांसफर की स्थिति को समझते हैं, जो सेक्शन 64 अंडर ब्रैकेट 2 में दिया हुआ है। यदि HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक सदस्य अपर्याप्त कंसिडरेशन के बदले अपनी व्यक्तिगत संपत्ति HUF को हस्तांतरित करता है या ऐसी संपत्ति को HUF की संपत्ति में परिवर्तित करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की परिवर्तित संपत्ति से होने वाली आय को उस व्यक्ति के ही आय में जोड़ दिया जाएगा जिसने उस संपत्ति को हस्तांतरित किया था। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।